नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद शुरू हुआ महापौर सम्मेलन अब समाप्त हो चुका है और इस दौरान पूरे देश से आए महापौरों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। साथ ही प्रधानमंत्री की बातों को अमल करने की सहमति भी जताई। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर पूरे देश के मेयर बैठे हुए हैं, सबको अपनी राय देने का मौका मिला। उन्होंने कहा पहले के काशी में और अब के काशी में काफी बदलाव हो गया है। पहले सकरी गलियां थी, पतले रास्ते से होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब अलग ही रूपरेखा निकल करके आई है। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अपनी तरीके का ये पहला ही अधिवेशन है, कह सकते हैं सम्मेलन है, और बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे सारे देश के मेयर्स इकट्ठे हुए हैं और सबके अभी खैर विचार होने हैं, गोष्ठी होनी है बाकी, पर प्रधानमंत्री जी को सुनने का मौका मिला, योगी आदित्यनाथ जी को सुनने का मौका मिला और बहुत सारे उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं जो हम अपने अपने शहरों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो ये अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें अलग अलग मेयर्स के ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें। चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जन्मभूमि बाबा विश्वनाथ का पावन धाम और भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि, देश की पवित्र नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ की धरती उत्तर प्रदेश है। इस धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सहकारिता की बात हो तो सहकारिता भारत की जीन्स का पार्ट है, ये भारत की आत्मा है और इसका अगर दर्शन करना हो सही मायने में तो गांव गांव में होने वाले वे आयोजन जिसमें प्रशासन शासन की कोई सहभागिता नहीं होती है, आपस में मिल बांट करके हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, वह व्यक्ति जब योगदान देता है तो आयोजन कितना व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाता है। उत्तर भारत में गांव-गांव में होने वाले यज्ञ के आयोजन उसके एक आदर्श उदाहरण के रूप में हम सबके सामने हैं। आप देखते होंगे, उसमें आप जाएंगे उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, तो यहां पर यज्ञ का आयोजन गांव समिति तय करती है। यज्ञ के आयोजन के लिए कोई पूंजी एक व्यक्ति दे, यह कभी स्वीकार्य नहीं होता, यह स्वीकार्य नहीं होता। गांव में हर परिवार अपनी क्षमता के अनुरूप उसमें योगदान देता है, हर व्यक्ति उसके साथ लगता है। पुरोहित होगा तो आचार्य का काम करेगा, मजदूर होगा तो यज्ञशाला के निर्माण में योगदान देगा, किसान होगा तो अपने घर से फसल उपज वहां पर यज्ञ के लिए उपलब्ध करवाएगा, कारपेंटर है तो यज्ञशाला को छाने का काम भी करेगा। पुरुष हैं वह प्रत्यक्ष रूप से वहां पर कार्य करेंगे, महिलाएं हैं तो कलश यात्रा से लेकर के मंगल गान भी उस अवसर पर करेंगे। और सभी लोग मिलकर के जब उस आयोजन को संपन्न करते हैं तो यज्ञ का आयोजन सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। न वहां भेदभाव होता है, न कोई ऊंच नीच होता है, न कोई अपना पराया होता है। वह समाज जोड़ने की सबसे अच्छी इकाई के रूप में हम सबको देखने के लिए मिलती है। और मुझे लगता है कि सहकारिता का ये आदर्श उदाहरण जिसने हम सबको ये दिया
कि सहकार बिना संस्कार नहीं और संस्कार बिना सहकार नहीं। इस भाव का उदाहरण देखना है तो यज्ञों के इन आयोजन के माध्यम से हम गांव-गांव में होने वाले आयोजन उसके उदाहरण हो सकते हैं। और संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित होने की गारंटी होती है। सहकारिता की नींव जिन राज्यों में होनी चाहिए थी, राजनीतिक कारणों से वहां पर वह माफिया तंत्र के खूनी पंजों में जकड़ करके रह गई थी, उससे निकल नहीं पा रही थी, सिसकियां ले रही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि सहकार भारती ने अपना 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को चुना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। इस दृश्य में आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को प्रत्येक क्षेत्र में एक नई दृष्टि दी है, एक नया नेतृत्व दिया है। देश के मानस को बदलने में और भारत की राजनीति को विश्वसनीयता का प्रतीक बनाने में जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और हम आभारी हैं कि सहकार भारती जिस बात को लेकर के वर्षों से मांग करती थी कि देश के अंदर सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए, और वह गठन किया भी, और गठन करने के साथ ही एक तेजस्वी मंत्री के रूप में भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका दायित्व देकर के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आप देश के अलग अलग कोने से आए हैं और सचमुच आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने यह मंत्र देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दिया। दुनिया ताज्जुब है, 135 करोड़ की आबादी का भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कैसे मजबूती से लड़ा। जनता कर्फ्यू के दिन उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के साथ एक साल करतल ध्वनि के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। उसी दिन तय हो गया था कि कोरोना भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना महामारी के सामने पस्त हुई, लेकिन भारत न केवल मजबूती से इस महामारी के खिलाफ लड़ा है, बल्कि कुछ नई दृष्टि दुनिया को देने में भी सफल हुआ है। आत्मनिर्भर भारत उसी परिकल्पना का एक साक्षात स्वरूप है। और मुझे लगता है कि सहकार भारती और सहकारिता का यह आंदोलन इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव माननीय सहकारिता और गृह मंत्री जी के पास है। उस अनुभव का लाभ लेते हुए, उस अनुभव को देश के अंदर आपके माध्यम से हर एक राज्य में, हर एक जनपद में पहुंचाना, और फिर हर किसान को, हर पशुपालक को, हर एक बैंकिंग और वित्तीय संस्था को, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाली उन सभी संस्थाओं को इसके साथ एक सकारात्मक सोच के साथ जोड़ करके जब हम कार्य करेंगे, तो जैसे यज्ञ का प्रतिफल अंत में हम सबको सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है, तो वह भी सहकार भारती के इस प्रयास से मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं
कि आपका यह 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश प्रवास का आपका प्रदेश की राजधानी लखनऊ का यह प्रवास आपके लिए फलदायी और मंगलदायी होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन यहां पर हुआ है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का सबसे पहले संबोधन हुआ। इसमें सहकार भारती के जो राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए उन्होंने यहाँ मंच के जरिए सहकार भारती का और सहकार का जो भूमिका रहती है उसका यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से व्याख्यान किया और मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि कैसे सामंजस्य बिठा करके कैसे आगे काम किया गया है। वहीं चाहे कंप्यूटर का उपयोग हो, चाहे विकास के रास्तों को मजबूत करना हो, आप इन सभी बातों का भी जिक्र किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विकास के काम हुए हैं उन सभी को लेकर के जिक्र किया गया। साथ ही तुलनात्मक तरीके से बताने की कोशिश भी की कि पहले की सरकारों के द्वारा क्या काम हुआ था। वे आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में महापौर सम्मेलन समाप्त होने के बाद बरेली के महापौर उमेश गौतम से खास बातचीत की, आप भी देखिए। काशी में महापौर सम्मेलन समाप्त हुआ। हमारे साथ बरेली के महापौर उमेश गौतम जी हैं, इन्हीं से हम जानते हैं आज आप सम्मेलन में जुड़े, पीएम मोदी का संबोधन सुना आपने, क्या कुछ निकल के सामने आया? जो हमने आज यहाँ सुना है और कल से जो काशी को देखा है, काशी को बदला हुआ देखा है। पिछले 2014 से पहले भी मैं काशी में आया था बाबा के दर्शन करने, लेकिन अब जब कल दर्शन किए थे तो वो जो कॉरिडोर बना है, जिस तरह का भव्य अलौकिक दृश्य वहाँ दिखाई दे रहा है, वो सीखने लायक है। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी देन है और इससे जो वहाँ के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, खासतौर से मैं रेहड़ी वाले और उनकी अगर बात करूँ तो फूल वाले, सभी की आय बढ़ेगी और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि पूरा देश अब काशी को भ्रमण करेगा। आज खासतौर से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 26 जनवरी तक हम लोगों को अपने शहरों के जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं जो रह गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ढूंढ के कोशिश की है कि उन सभी को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया होगा तो ये हमारा लक्ष्य है कि 26 जनवरी 2022 तक उनको स्वनिधि योजना का लाभ मिले, वो भी आत्मनिर्भर बने और जो जमाखोर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ब्याज अधिक उनसे ले रहे हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल सके और उनकी आय बढ़े। शहर को सुंदर कैसे किया जाए, ये भी सीखने लायक है वाराणसी से, और उसी में हम लोग भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बरेली 100 स्मार्ट सिटी में से एक है। हम लोग भी बहुत तेज़ी से वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से नई ऊर्जा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से जो नई ऊर्जा मिली है, उससे और तेज़ी से जाके अपने शहरों को काम करेंगे, उनको विकसित करेंगे और उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 की वाली काशी, उसके बाद की काशी में काफ़ी बदलाव आया है। जो लोग पहले काशी में आए हों और अब काशी में आए तो काशी का स्वरूप निखरता देखे होंगे, आप कैसे देखें? देखिए, बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। मैं 2014 से भी पहले आया हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूर्व में अगर काशी में बाबा के दर्शन करने जाते थे तो वहाँ पर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, निकलना थोड़ा मुश्किल होता था और दर्शन करना तो बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल भरा। लेकिन अब स्वप्न जैसा है कि स्वप्न साकार हो गया है। बहुत अलौकिक दृश्य, बहुत सुंदर काशी बन गया है। पीएम मोदी ने लास्ट समय में एक उद्बोधन किया कि यदि आप काशी में आए हैं तो काशी का यदि और कुछ विकास हो सके जो हमसे ना हो पाए, उसके लिए एक सुझाव चाहिए। तो आप महापौर है बरेली के, काशी के सांसद उद्देश्य प्रधानमंत्री को क्या सुझाव देंगे यदि सुझाव देना हो तो? देखिए, हम इसमें बहुत छोटे हैं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोई सुझाव दे पाएँ, लेकिन काशी को उन्होंने बदल पूरा दिया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं और काशी हमारे ही उत्तर प्रदेश में है। उसको उन्होंने जो बदला है, जो नया रूप दिया है, उसके लिए हम उनका आभारी भी हैं और उनका धन्यवाद। और चलिए वापस आपको सहकार भारती के कार्यक्रम में लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। प्रतिनिधिगण और देश की सभी नामांकित सरकारी संस्थाओं से आए हुए गणमान्य अतिथि,
सबसे पहले तो मैं सहकार भारती का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आप सबको मिलने का मौका दिया, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से सहकारिता से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी प्रकार के चुनाव लड़ा भी हूं, जीता भी हूं, हारा भी हूं। और सहकारिता के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन करने से धीरे धीरे कालबाह्य होती जा रही सहकारिता को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें योगदान करने वाले ढेर सारे लोगों को जानता भी हूं। इसी उपलक्ष्य में आज सहकार भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरा, मैं गुजरात से हूं। मैं स्वयंसेवक बना तब से वकील साहब को देखा है, सुना है। बड़े सम्मान के साथ वकील साहब की बातों को ग्रहण कर अपने जीवन को एक निश्चित रास्ते पर ले जाने का प्रयास भी किया है। और आज जब सहकार भारती के मंच पर हूं तो मेरे लिए ये भी बड़ा भावुक क्षण है कि लक्ष्मण राव जी का सहकार भारती की स्थापना से लेकर उनका देह नहीं रहा तब तक सहकार भारती से अटूट नाता रहा। और आज मैं यहाँ इसी मन से उनको बड़ी विनम्रता से के साथ कार्यांजलि दे पाऊं, इस प्रकार का मौका आप लोगों ने मुझे दिया है। मित्रों, सहकारिता के क्षेत्र के अंदर सहकारिता के सत्व के संरक्षण और संवर्धन करने वाली, सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण की चिंता करने वाले, सहकारिता के अंदर सहकारिता की भावना को मूल रूप से संवर्धित करने वाली देश में और कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है। मेरी जानकारी में अकेली सहकार भारती ये काम करती है, जिसका उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं है सरकार, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से कुछ प्राप्त करना नहीं है। सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत कर सहकारिता की भावना को मजबूत कर देश के विकास में सहकारिता योगदान कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, एक प्रकार का मजबूत आंदोलन बनाना है सहकार भारती का उद्देश्य। एक प्रकार से निर्मल प्रकार की बहुत अच्छे उद्देश्य वाली और पवित्र तरह से चलती ये संस्था है। इसलिए मैं आप सबको इसके कार्यकर्ता होने के नाते, इसके प्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप जब सहकारिता का काम कर रहे हो, सहकार भारती का काम कर रहे हो, तब आप इतना जरूर याद रखना कि आप आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूर्ति का एक साधन बनकर काम कर रहे हो। लगभग 27 प्रदेश, 600 से भी ज्यादा जिले और अनेक प्रकार की सहकारिता के क्षेत्रों के अंदर सहकार भारती ने अपना व्याप पहुंचाया है, अपने काम को पहुंचाया है। आज एक छोटा सा बीज जो बोया गया था, उसको एक वटवृक्ष के रूप में यहां पर इस सभागार में हम देख रहे हैं। और ये आपका 7वें अधिवेशन में 600 जिलों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां आए हैं। वो बताता है कि सहकार भारती कितना अपने काम को बढ़ाने में इतने सालों के अंदर सफल हुई है। मित्रों, बहुत सालों से देश भर के सहकारिता के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता, संगठन, सहकारी समितियां और अलग अलग संगठनों की मांग थी कि सहकारिता को
मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सहकारिता को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो भारत सरकार में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाना चाहिए और वो सहकारिता मंत्रालय धीरे धीरे अलग अलग कारणों से कालबाह्य होता जा रहा सहकारिता के आंदोलन को फिर से एक नई जोम, नई ऊर्जा, नया उत्साह दे और सहकारिता आंदोलन आज भी रिलेवेंट तरीके से देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। मुझे आप सबको कहते हुए आनंद होता है कि मोदी जी को देश की जनता ने जब दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसकी दूसरी ही कैबिनेट में उन्होंने विचार रखा था कि एक सहकारिता मंत्रालय का गठन करना चाहिए और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है, देश के प्रधानमंत्री ने सहकारिता विभाग का गठन कर दिया और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का मुझे मौका दिया। सहकारिता मंत्री कोई पद नहीं है, सहकारिता मंत्री जिम्मेदारी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वैकुंठ भाई मेहता, विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल, लक्ष्मण राव इनामदार, ऐसे कई सारे लोगों ने जो परंपरा खड़ी करी, जिस प्रकार से सहकारिता को भारत की आत्मा के साथ ओतप्रोत किया है, इस यात्रा को आगे ले जाना, उसको गति देना, उसको नई दिशा देना और गंतव्य स्थान पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। मगर सहकारिता की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह से देखते हैं कि भाई अब कैसे है टिकेगा, इसकी रिलेवेंसी कितनी बच गई है, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मैं सहकार मंत्री के नाते उन सबको ये मंच का उपयोग करते हुए कहना चाहता हूं कि आपको भी मालूम नहीं होगा कि आप जिस लिज्जत पापड़ को खाते हैं वो एक सहकारिता की सक्सेस स्टोरी है। देश के घर में हर रोज अमूल ब्रांड का दूध, दही या छाछ आप पीते हो, वो सहकारिता का एक सफल मॉडल है। देश भर के किसान जिस इफ्को या क्रिप्को के खाद का उपयोग करते हैं वो भी एक कोऑपरेटिव और इस सफल कोऑपरेटिव के जो मॉडल खड़े हुए हैं, इसके आधार पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के मॉडल खड़े हुए हैं और उसका देश की इकोनॉमी में योगदान अगर देखना है तो शायद आज के अर्थतंत्र के अभ्यास करने वालों को इस और कभी ध्यान नहीं गया है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में लगभग 19% से 22% शेयर कोऑपरेटिव्स का है। खाद के वितरण में 35% शेयर कोऑपरेटिव का है। खाद के उत्पादन में 25% शेयर कोऑपरेटिव का है। चीनी के उत्पादन में 31% शेयर कोऑपरेटिव का है। दूध की खरीदी और उत्पादन में लगभग 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। गेहूं की खरीदी की व्यवस्था में 13% और धान की खरीदारी में 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। मैं इसलिए बताता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से देश की चल रही है, जो देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। और ये सारी गतिविधियों का मुनाफा किसी व्यक्ति के घर में नहीं जाता, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, करोड़ों छोटे छोटे लोगों के बैंक अकाउंट में ये जमा हो जाता है। और मैं मानता हूं कि देश के अर्थतंत्र को गति देने में आने वाले दिनों में सहकारिता का योगदान
बहुत बड़ा होने वाला है। और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तो सहकारिता आंदोलन के अलावे सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि सहकारिता ही एक ऐसा जरिया है जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान दिलाने का, छोटे से छोटे व्यक्ति की आय को बढ़ाने का काम हो सकता है। आर्थिक विकास कई सारे रास्तों से किसी एक देश का संभव हो सकता है, मगर समप्रमाण आर्थिक विकास, हर व्यक्ति का आर्थिक विकास के अंदर योगदान हो, हिस्सेदारी हो और आर्थिक विकास का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, कुछ न कुछ फायदा पहुंचे, ये सहकारिता के सिवा संभव नहीं है। और इसलिए इस आंदोलन को एक नई गति देने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, उस वक्त हम सब सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, सहकारी समितियां और संगठन, सहकार भारती जैसे संगठन, सब ने इसके विकास के लिए द्रुत गति से संकल्पित होकर मोदी जी के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां सहकारिता आंदोलन आज बहुत अच्छा चल रहा है। गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में भी अब काफी सुधार हुआ है, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा चल रहा है, कई सारे राज्य हैं। मगर कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां आती जाती सरकारों के कारण सहकारिता आंदोलन लगभग समाप्ति के कगार पर है। मैं यहां जब सहकार भारती के कार्यकर्ताओं के सामने उपस्थित हूं, तब सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन का जहां जहां वैक्यूम हुआ है, वो वैक्यूम के भरने के लिए अपने संगठन की गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। और देश के हर कोने में, देश के हर जिले में, देश की हर तहसील में और 10-15 साल में देश के हर गांव के अंदर सहकारिता का कोई न कोई सफल यूनिट चले, इस प्रकार से इस आंदोलन को गति देनी चाहिए। अगर ये करना है तो आपको काम के 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे। संगठन का प्रचार प्रसार और व्याप बढ़ाने की 3 हिस्सों में रणनीति बनानी पड़ेगी। एक तो सहकारिता की दृष्टि से डेवलप स्टेट, सहकारिता की दृष्टि से डेवलपिंग स्टेट जैसे यूपी, और सहकारिता की दृष्टि से अनडेवलप्ड स्टेट। एक जमाने में सहकारिता बहुत अच्छी होती थी, मगर आज नहीं है। इस प्रकार के 3 राज्यों के हिस्से बनाकर अपनी अपनी संगठन को